हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार के साथ। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने वाली हैं। पुरस्कार समारोह से पहले आज प्रधानमंत्री ने इन शिक्षकों से मुलाकात की। पिछले साल भी प्रधानमंत्री मोदी ने 46 शिक्षकों से बातचीत की थी, जिन्हें पुरस्कारों के लिए चुना गया था। इस बार 75 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एनसी सांसद मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा मांगने की अपील के बाद एनसी और बीजेपी के बीच भारी राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि लोन 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए माफी मांगे और कोर्ट उनसे एक हलफनामा दायर कराए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने लोन को आदेश दिया है कि लोन हलफनामा दाखिल करें। वो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। हलफनामे में इस बात का जिक्र करें। आपको बता दें कि मोहम्मद अकबर लोन उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है। रूट्स इन कश्मीर संस्था ने भी मुख्य याचिकाकर्ता अकबर लोन का ये मुद्दा उठाया और कहा कि अकबर लोन भारत के संविधान पर भरोसा नहीं रखते हैं और उन्हें 370 के लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं। अब बीजेपी को इस मुद्दे पर एनसी को घेरने का मौका मिल गया है और उसने ये कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार का स्वागत किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अकबर लोन के द्वारा दिए गए असेंबली में उस भाषण का भी कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में बात की गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में वो मुख्य याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के लिए गए इस फैसले का विरोध किया है। लिहाजा जब वो दूसरे देश को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो ऐसे में भारत जो एक संप्रभु राज्य है उस पूरे मामले पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए और इस पूरे मामले में उनको एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए। आज फिलहाल सभी लोगों की दलीलें पूरे होने के बाद जब चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की तो कपिल सिब्बल से कोर्ट ने ये सवाल किया और ये पूछा कि उस पूरे मामले में अगर याचिकाकर्ता हैं और उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है तो इस पूरे मामले को लेकर उनको एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। हालांकि चीफ जस्टिस ने कल इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कपिल सिब्बल की तरफ से आज कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि जिस तरह आर्टिकल 370 केंद्र सरकार के द्वारा हटाया गया है, ये फैसला अपने आप में संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि इस पूरे फैसले में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों के अधिकारों का हनन किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फिलहाल फैसला लिया गया वो संवैधानिक रूप से गलत है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है, लेकिन मामला अकबर लोन के द्वारा दिए गए बयान से सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गर्म हुआ, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने खुद इस पूरे मामले में जो उनकी तरफ से पेश वकील है कपिल सिब्बल, उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। रूट्स इन कश्मीर ने अकबर लोन के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया और कहा कि अकबर लोन को भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं, यकीन नहीं, उन्हें 370 के लिए लड़ने का कोई अधिकार भी नहीं। 370 और 35 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच अकबर लोन को लेकर विवाद हो गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। याचिकाकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडित सरकार के इशारे पर यहाँ याचिका लेकर आए हैं और जो ज्यादातर कपिल काग से लेकर के कई जो याचिकाकर्ता हैं कश्मीरी पंडित, वो ये चाहते हैं कि 370 बहाल हो। सरकार के कहने पर तो हम आए नहीं, मगर अगर आए भी हैं तो उससे बात तो झूठी नहीं होती, बात तो हमने सच रखी है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपने जो बात रखी है वो झूठ है। तो अगर किसी के कहने पे भी आए हो, हमने बात सच की रखी है और उस पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बाकी एक कपिल काग को छोड़कर आपने किसी और कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। ये निरंतर प्रयास है अलगाववादियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि कहा जाए कश्मीरी पंडित इसका विरोध करते हैं। कश्मीरी पंडित के जो मुख्य संगठन है वो आज सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में है और सारे के सारे मुख्य संगठन जैसे रूट्स इन कश्मीर है, यूथ फॉर पनन कश्मीर है, कश्मीरी समिति दिल्ली है और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो चारों आज और निरंतर इस सुप्रीम कोर्ट में इसी एक ही गुहार लेकर आए हैं कि 370 वापस बहाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा दूसरा पक्ष उठा रहा है कि 370 बहाल होने से कश्मीरी पंडितों का कोई फायदा नहीं होगा, वो ये लगातार इस तरह की दलील दे रहे हैं और हमारा जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि मजबूत है, 370 बहाल होगी, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी दलीलें रखी हैं। देखिए 370 कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है, ये देश कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है
और ये देश कश्मीरी मुसलमानों से भी बड़ा है। जो इस देश के हित की बात होगी वही कश्मीरी पंडित समुदाय करेगा और वही हम करेंगे। इस देश से बढ़कर, इस देश से सर्वप्रिय कुछ नहीं है। एक छोटे समुदाय, एक बड़े समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश के हित की जो बात होगी वही सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। आखिरी सवाल, जो जिस तरह की बात कही जा रही है कि अकबर लोन को माफी मांग लेनी चाहिए, अगर वो माफी मांग लेते हैं, जो पूरी घटना हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा दिया था, नारा लगाया था, उस पर अगर वो माफी मांग लेते हैं तो आप लोग संतुष्ट होंगे? देखिए, हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेती है और उनसे क्या करवाती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। उधर बीजेपी प्रवक्ता अमिताभ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अकबर लोन पर प्रतिक्रिया दी है। ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चीन और पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन करती है, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वो अनुच्छेद 370 को रद्द करने के खिलाफ याचिका दाखिल करने के पात्र हैं या नहीं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाइना और पाकिस्तान से ही वोट ढूंढे हैं। आपको याद होगा कि जब अकबर लोन साहब जम्मू कश्मीर असेंबली के वकील थे तो उन्होंने स्पीकर थे, तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वहां असेंबली ऑन द फ्लोर दे दिया था। और भारत का सिटीजन होते हुए, भारत में रह रहे और भारत की रियासत में और भारत की सालमियत का हलफ उठाते हुए उन्होंने वहां पाकिस्तान का नारा दे दिया। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और जिस पॉलिसी को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस पॉलिसी को वो यहां चला रहे हैं कि आज पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद दो बार वो पार्लियामेंट मेंबर रहे, उसके बाद भी वो मैन पिटीशन है जिन्होंने 370 के खिलाफ पिटीशन लगाई है। मुझे लगता है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त जब उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उस पर उनको एक्शन लेनी चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। और जो वो पिटीशन उन्होंने दायर दी है, और देखना चाहिए कि वो आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, क्या वो एलिजिबल है इस पिटीशन को दायर करने के लिए। क्योंकि आईन का हलफ उठाते हुए, आईन की पासदारी का हलफ उठाते हुए जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये दर्शाता है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी शहरी मानता है। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा पॉलिसी रही है कि कभी वो चाइना से वोट ढूंढते हैं, कभी वो पाकिस्तान से वोट ढूंढते हैं। और यही पाकिस्तान जो 370 पे मुखालफत कर रहा है और 370 के नाम पे इन पॉलिटिकल पार्टियों को यूज कर रहा है, और सीधा सीधा ये लगता है कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। और मेन जो उस पर है वो अकबर लोन साहब है, जिन्होंने पाकिस्तान की इशारे पे और या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो 370 पे उनकी पॉलिसी है, उसको अडॉप्ट करते हुए उन्होंने पिटीशन दायर की है। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील रहेगी कि पहले आप उस तहकीकात कर दीजिए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 खत्म होने से पहले जब उन्होंने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि एनसी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर लोन हमेशा पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं। अकबर लोन अकेले ही सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, जिससे पता चलता है कि वो पाकिस्तानी एजेंडे का समर्थन करते हैं। चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अकबर लोन जो 16 साल एमएलए रहे और अभी एमपी हैं लोकसभा में, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फेवर में उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई, और वही मेन जो है याचिकाकर्ता है 370 के केस में सुप्रीम कोर्ट में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अकबर लोन विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। जब मैं विधानसभा का स्पीकर था तो तब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का माउथ पीस हैं, तो उसी के कारण से वो पहले भी विवादित रहे हैं। जब अंसारी मिनिस्टर थे तो उनको उन्होंने गालियां निकाली थी विधानसभा के बीच में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब भी कुछ करवाना होता है तो इस प्रकार को उनको यूज करते हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने बाद में खेद व्यक्त किया था, लेकिन वो हैप्चुअल है, रूटीन मैटर है उनके लिए कहीं भी भारत के खिलाफ बोलना। तो 370 के खिलाफ जो उनकी याचिका है उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये पाकिस्तान के इशारों पे होगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस प्रकार के लोगों को जो कि पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और धारा 370 की बात करें क्योंकि पाकिस्तान का ये एजेंडा है, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति विवादित हैं उस पर चर्चा ना हो।
तो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद अकबर लोन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और ऐसे में ऐसे जो याचिकाकर्ता हैं उनको जो है उनका संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अकबर लोन मुद्दे पर कहा कि 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के स्पीकर थे, उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आज बीजेपी परेशान है और मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अकबर लोन कल कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद देखेंगे कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था उस वक्त असेंबली में? कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया, जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है। शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए। अब वो इस सारे चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के जरिए अदालत के सामने लाया गया। हमें कोई एतराज नहीं है। अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष, केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान, ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। नेटवर्क 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति लौट आई है और इसकी वजह से ही राहुल गांधी लेह में बाइक चला पाते हैं और गांधी परिवार श्रीनगर में छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अनुराग ठाकुर के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके सभी दावों का कोई आधार नहीं है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। 370-35 से हटाने की बात की, हमने किया, खत्म किया। आज कश्मीर में शांति है, चैन है, वहां पे विकास हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। G20 भी हुआ, दुनिया की बड़ी ताकतों ने रोकने का प्रयास किया, बहुत सफल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह आनंद जी, अब तो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को छुट्टी मनाने के लिए भी जम्मू कश्मीर जाने का अवसर मिला है, क्योंकि शांति हो गई है, मोदी जी के कारण हो गई है। अब वो लेह लद्दाख में बाइक भी चला सकते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमने दे दिया है। इन्होंने 70 साल तक केवल जख्म ही दिए थे 370-35 से देके। 40,000 लोगों की हत्याएं वहां पे हुई। इसलिए आप इन पे मत जाइए, इनको कोई नहीं सुन रहा जी उस दृष्टि से। और ये अपना नुकसान भी तब करते हैं और देश का भी, जब विदेशी धरती पर जाके देश को बदनाम करने का काम करते हैं। पर जब ये लेह लद्दाख जाके कहते हैं कि वहां के लोकल लोगों ने कहा कि उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वहां आज चीनी बैठे हैं, PLA बैठा है, वो शायद कहा होगा जब नेहरू जी के समय 39,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा कर लिया था एक्साई चीन और बाकी एरिया पे। वो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस की सरकार थी। आज नरेंद्र मोदी जी की NDA की सरकार है। कोई 1 इंच भूमि पर भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। डोकलाम में हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी पीछे खड़े थे, देश की जनता पीछे खड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस समय भी
चीन के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठकें कर रहे थे। ये देश जानता है। लद्दाख विश्वविद्यालय के करगिल कैंपस में आज से 3 दिवसीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों, नवाचारों और प्रगति को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी के पहले दिन करगिल कैंपस की डायरेक्टर मैडम कनीज फातिमा ने यूनिवर्सिटी में इस तरह के कार्यक्रम करने पर प्रसन्नता जताई और आज की दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने छात्रों और स्थानीय समुदाय के बीच वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अहमदाबाद का जो एक सेंटर है, इसरो के काफ़ी सेंटर है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो सेंटर है वो अहमदाबाद है। प्रति वर्ष वहाँ पे करीबन 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन हमारा एक प्रयास रहा कि हर क्षेत्र से स्टूडेंट्स वहाँ आके ये एग्जीबिशन नहीं देख सकते, तो हमने ये 2015 से हम आउटरीच एक्टिविटी प्रोग्राम के बैनर में हम अलग अलग प्रदेशों में जाके ये एग्जीबिशन करते हैं। अभी जैसे लास्ट सीजन की मैं अगर बात कहूँ, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023, तो हम इंडिया में 22 जगह पे गए और प्रतिदिन समझिए कि 2,500 से 3,000 बच्चे, और एक जगह पे हम 3 दिन का ये एग्जीबिशन रखते हैं, तो कम से कम 1,80,000 बच्चों से हमने इंटरेक्शन किया। हम करगिल कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को ये ऑनर मिला है कि इसरो जो एक एग्जीबिशन यहाँ पे 3 दिन का कर रहे हैं और उसे होस्ट करने के लिए, और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि यहाँ पे जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्लासरूम टीचिंग में या टेक्स्ट बुक्स में, उसको एक लाइव प्रोग्राम बना के इसरो, सबसे बड़ी बात है ये एक लद्दाख की हिस्ट्री में ये एक पहला ओकेजन है ये कि इसरो यहाँ डोर स्टेप पे आके लद्दाख में यहाँ के स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि इसरो जो कि एक वर्ल्ड में एक वैल्यू है और इनका एक वर्ल्ड नोन प्लेस है इसरो का, और ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट है कि वो यहाँ करगिल में आके और यूनिवर्सिटी से होस्ट कर। अंजुमन शरिया शियान जम्मू कश्मीर ने बांदीपुरा जिले की नौगाम सोनावारी इलाके में एक दिवसीय मजलिस अज़ा का आयोजन किया। इस मजलिस का आयोजन शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा की शहादत की सालगिरह के मौके पर किया गया। मजलिस में बांदीपुरा और बारामुल्ला के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। आजादारी की मंडली को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अंजुमन शरिया शियान आगा सैयद हसन अल मौसूवी ने इस्लाम और मानवता के प्रति इमाम रजा के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इमाम रजा का रास्ता नेकी पर आधारित था और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। मिशन जो था उसको जिंदा रखा, उसको बाकी रखा। ये सिलसिला जो इस वक्त हमारे नजरों में है, ये इन्हीं हजरात का जिद्दजहद का नतीजा है, उनके काविशों का नतीजा है, जो विसाले नबी के बाद जिंदा रखा, जारी रखा। मेरी यही गुजारिश है आमतुल मुस्लिमीन से, वाहिद यही एक रास्ता है जो ज़ामिन है अल्लाह ताला के नजात का मुस्तक बनने के लिए हम इसी सीरत को अपनाएं, उसी पर पाबंद रहने की कोशिश करें। शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके के वासोहाल गांव में रात में उपद्रवियों ने एक सेब के बगीचे को नष्ट कर दिया। गुलजार अहमद और अब्दुल अजीज जब अपने बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा सेब जमीन पर गिर गया है। बगीचे के अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि सारा सेब जमीन पर पड़ा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। मैं क्या करो मौकुस ये रिजिक रिजिक बेस कोड़े योत मे मोहनो अल्युक बह क्या करो वन क्या मो तावन बनित कोरुक नबोन मैं क्या करो
मे मोहन चाल पान माज खोज कर बाग कमावन पान गरन हिंदन बागन मज तत ूंट छनित यानी कि तुहद वन तो ये सात कम से कम 1500 पेटन गो नुकसान क्योंकि सोरे दारोमदार सह सोरे गिरिस्तिस या बागबानस यम चोटन पे आसान सह चाहे खानदर कर या कह मकान बनाए या कह तमिस कह जरूरत सह चोटों सत पूरे ग मगर कह गलत इंसानों शरपस अनासरों को रात वासन इलाकस में गाँवस में तिमन वारिया नुकसान तो आज को इमाम साहब पुलिस स्टेशन नश बाज़ाब्त पे आव FIR दर्ज करने तो यम जन चूर तो तिम डाकू यमो जन तिम चूट दरिस तिमन खिलाफ आव FIR लॉन्च करने। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 शुपियान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में धुद्धारी मंदिर के पास बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान माधव निवासी कोट रोड उधमपुर के रूप में हुई है। 2 घायलों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है और अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अग्रिम उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जम्मू रेफर कर दिया गया। 4:45 बजे के करीब बिजली के कोई करंट से हमारे 3 लोगों को करंट लगा था, उनमें से 2 को रेफ़र किया गया हुआ है जम्मू और उनमें से एक माधव जी हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो बड़े दुख की बात है। इनमें से उनके साथ 2 और थे, वो सीरियसली स्टेबल हैं वो और उनको डॉक्टर्स ने रेफ़र किया है। नहीं, उनके मुतल्लिक़ डॉक्टरों से बात हुई। इनफैक्ट हम खुद भी, मैं और यहाँ के हमारे SHO साहब रघुवीर जी उसी वार्ड में थे इमरजेंसी में, तो वो ठीक हैं और डॉक्टरों ने कहा कि एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको यहाँ से जम्मू रेफर किया गया। जम्मू के झांसू मढ़ के ब्रज मंदिर गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले 7 दिवसीय रासलीला का मंचन किया जा रहा है। रासलीला मंचन का आयोजन 6 सितंबर तक चलेगा। यहां रासलीला का प्रदर्शन विशेष रूप से वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। कृष्ण लीला देखने के लिए हर दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी एवं पंचायत मागोवाली की सरपंच मंजीत कौर ने सोमवार को गांव सीर बालाह में पुली का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच रजपाल सिंह गिल, सतविंदर सिंह नंबरदार, मीता सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं जिला विकास परिषद सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि अलग अलग गांव को आपस में जोड़ने वाली पुली के टूट जाने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य हो ताकि उन्हें आने जाने में परेशानी ना हो, जिसके चलते आज इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।